हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए लॉन्ग व्यू ऑफ साउथ एशियन ड्रामा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे साउथ एशिया में जो ड्रामा चल रहा है, जो सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में थोड़ा सा उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। एक नोटबुक लेके बैठना, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी फ्रेज़ आएगा वो मैं आपको साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग जो है वो साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स लुक्स सेट टू इंक्रीज। तो क्या है अनसर्टेनिटी, क्या होती है अनिश्चितता, मतलब जो कोई भी ऐसी चीज़ जो निश्चित नहीं है। तो जो साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है ना, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उसमें, मतलब कुछ भी हो जाता है कभी भी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी। लुक्स सेट टू इंक्रीज। ठीक है, beset by a multitude of political, economic and security crises, पाकिस्तान seems to be undergoing an implosion। ठीक है, तो beset का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग पहले लिख लीजिए। beset का मीनिंग होता है मतलब घेर लेना, किसी चीज़ को घेर लेना। ठीक है, तो क्या है beset by a multitude, मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, एकदम भीड़, और बीसेट का मतलब होता है घेरना। तो जो पाकिस्तान जो है ना वो अभी क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, एकदम पूरे मुसीबतों से जो है वो घिरा हुआ है। कौन कौन सी चीज़ों से वो घिरा हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, सिक्योरिटी क्राइसिस से वो क्या हो रहा है, जूझ रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान सीम्स टू बी अंडरगोइंग एन इम्प्लोजन। इम्प्लोजन का मीनिंग क्या होता है ये भी लिख लिया आप। इम्प्लोजन का मीनिंग होता है कोलैप्स करना। ठीक है, तो पाकिस्तान का भी ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक मतलब इम्प्लोजन की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो इम्प्लोजन का मतलब क्या होता है, इम्प्लोजन का मतलब होता है कोलैप्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद सक्सेसिव elections throwing up a hung parliament, prospects of political stability in Nepal remain bleak। bleak का पहले आप लोग मीनिंग लिखिए। bleak का मीनिंग क्या होता है, bleak का मीनिंग होता है ऐसी पार्लियामेंट, मतलब इसको बोला जाता है, एक ऐसी पार्लियामेंट बोला जाता है जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी ना मिले। ठीक है, तो अव्वल और मेजॉरिटी जो है वो किसी एक साइड के पास ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। तो क्या है विद सक्सेसिव इलेक्शंस, मतलब नेपाल में जो है वो बार बार इलेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, और हंग पार्लियामेंट मिल रही है, मतलब ऐसी पार्टीज़ मिल रही हैं जिनके पास जो ओवरऑल मेजॉरिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है उम्मीद, आशा। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेपाल रिमेन ब्रीक। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो मतलब आशा है ना, वो मतलब जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है नेपाल में, वो क्या है, ब्लीक है। ब्लीक का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत कम है, नॉट होपफुल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लगातार वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और मेजॉरिटी जो है वो किसी भी एक पार्टी को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बार बार गवर्नमेंट टूट रही है, तो उसकी वजह से जो है ना वो नेपाल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, उसकी उम्मीद जो है वो काफ़ी कम लग रही है। ठीक है, उसके बाद ए हेड ऑफ इलेक्शंस इन बांग्लादेश एंड इनफेवर्ड ओपोजिशन इज़ अटेम्प्टिंग टू रिवर्ट टू एजिटेशन। तो अभी जो बांग्लादेश में जो इलेक्शंस होने वाले हैं ना, उसमें जो अनफेवर्ड का मीनिंग होता है जो कमज़ोर। ठीक है, मतलब वीक। तो जो वहाँ का जो वीक अपोजिशन है ना, वो क्या ट्राई कर रहा है, टू रिवर्ट टू एजिटेशन। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, वापस जाना। कहाँ पे, एजिटेशन पे। एजिटेशन मतलब आंदोलन। वो क्या कर रहा है, आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, In the tiny Maldives, a presidential contest that could tilt the balance between democracy and authoritarianism is in the offing। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मालदीव में जो प्रेसिडेंशियल जो कॉन्टेस्ट होता है ना, वो क्या कर सकता है, टिल्ट कर सकता है। टिल्ट का मतलब क्या है, किसी एक साइड में झुकाना, मतलब जो बैलेंस बना हुआ है ना डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि लोगों की जो फ्रीडम है ना उसको जो है वो छीन लेना। ठीक है, तो जो बैलेंस बना हुआ है ना वहाँ पे किसके बीच में, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के बीच में, ये क्या हो रहा है, ये जो वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल जो कॉन्टेस्ट होता है, जो इलेक्शन होती है ना, वो क्या कर रहा है, उसको झुका रहा है, मतलब एक साइड में झुका रहा है। ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो ख़राब कर रहा है। ठीक है, इज़ इन दी ऑफिंग। ऑफिंग का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट है वो क्या करेगा, वहाँ पे जो बैलेंस बना हुआ है ना उसको जो है वो ख़राब कर देगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है, इज़ लाइकली टू हैपन। तो ऑफिंग का मतलब होता है जो होने वाला है, जो मतलब लग रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाइल श्रीलंका स्लोली रिकवर्स फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मेल्टडाउन। अब जो मेरे सेशन डेली देखता होगा ना, उसको पता होगा अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब वो ये होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये हर दूसरे तीसरे दिन द हिंदू जो है वो इस वर्ड को यूज़ करता है। किस वर्ड को? अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ है। तो श्रीलंका में भी आपको पता है, श्रीलंका जो है वो धीरे धीरे जो है वो रिकवर कर रहा है। का किससे? इकोनॉमिक जो वहाँ पे मेल्ट डाउन हुआ था। मेल्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? मंदी पड़ना, ठीक है। उससे जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो साउथ एशिया में देख रहे हो ना आप सब क्या चीज़ें चल रही हैं। दी रन अप टू दी 18th लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया नेक्स्ट समर विल ऑफ कोर्स बी कीनली वॉच्ड। तो इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है ना अगले साल, वो भी क्या होगा? कीनली वॉच्ड होगा। कीनली मतलब क्या होता है? पूरे फोकस के साथ किसी चीज़ को देखना, ठीक है। तो वो भी जो है वो बहुत फोकस के साथ जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट प्री ऑक्यूपेशंस ए पार्ट कैन ए लॉन्ग व्यू ऑफर एनी लेसन्स। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्री ऑक्यूपेशन का मीनिंग पता क्या होता है? द स्टेट ऑफ थिंकिंग और बरिंग कॉन्टिन्यूसली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जो है वो बार बार जो है वो चिंता करना, ठीक है। तो क्या है इमीडिएट प्री ऑक्यूपेशंस ए पार्ट, मतलब अभी जो टेंशन चल रही है ना, ठीक है, उसको हम लोग साइड में अगर कर दें तो जो कैन ए लॉन्ग व्यू, मतलब जो लंबा व्यू है साउथ एशिया का, वो क्या हमें कुछ लेसन्स दे सकता है, मतलब उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ है आथर ने। उसके बाद ए पेपर रिटन बाय द क्लियर आइड डोयन। तो क्लियर आइड का मतलब क्या है? जिसकी मतलब एकदम स्पष्ट, जो स्पष्ट बोलता हो, स्पष्ट देखता हो। तो डोयन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। द मोस्ट रेप्यूटेड पर्सन, मतलब जो बहुत रिस्पेक्टेबल हो, नॉलेजेबल हो, उसको बोलते हैं डोयन, ठीक है। ऑफ इंडिया स्ट्रेटजिक अफेयर्स कम्युनिटी के सुब्रमण्यम इज इंस्ट्रक्टिव। तो जो पेपर वर्क था, मतलब जो उन्होंने किताब लिखी थी, किसने? के सुब्रमण्यम ने, ठीक है। वो एक डोयन थे। डोयन मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है, मतलब उन्होंने जो पेपर वर्क किया है, जो उन्होंने किताब लिखी है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिखती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस हिसाब से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। उस किताब का टाइटल क्या है? इंडियाज़ रिलेशन विद हर नेबर्स। इंडिया के जो रिलेशन है अपने नेबर्स के साथ कैसे हैं, ठीक है। इट वॉज प्रेजेंटेड एट ए सेमिनार एंड पब्लिश्ड बाई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस द फ्लैगशिप जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस इन मार्च 1987। तो इसको कब प्रेजेंट किया गया था? 1987 में एक सेमिनार के दौरान जो था वो प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनिक इंडियन वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब आपको पता है संस्कार, कल्चर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिचुएटिंग इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबर्स, मतलब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं हम? के सुब्रमण्यम का। उन्होंने क्या लिखा हुआ है इंडिया के जो रिलेशन है नेबर्स के साथ? सिचुएटिंग। सिचुएटिंग का मतलब क्या होता है? सिचुएटिंग का मतलब होता है रखना, किसी चीज़ को रखना। तो उन्होंने क्या है? सिचुएटिंग इंडियाज़ रिलेशंस विद इट्स नेबर सिक्योरली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्रीज फाउंडेशनल वैल्यूज़। Subramaniam began by the observing that the South Asian region constituted an integrated civilization area bound together by shared religions, languages, cultural traditions and blood ties, and in respect of three largest countries, India, Pakistan and Bangladesh, shared historical memories as well. तो जो सुब्रमण्यम साहब है उन्होंने क्या बोला कि इंडिया के जो रिलेशन है ना, जब उन्होंने मतलब इंडिया के रिलेशन को रखा सामने उनके इंडिया के नेबर्स के साथ, तो उन्होंने उसको रखा विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रीज़ फाउंडेशनल वैल्यूज़। मतलब जो हमारी कंट्री की जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है ना, उसको जो है उसके जो फ्रेमवर्क है, उसका जो ढांचा है, उसके तहत जो है वो उसको रखा। सुब्रमण्यम बिगन बाय ऑब्जर्विंग दैट द साउथ एशियन रीजन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इंटीग्रेटेड सिविलाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया? जो अपना मतलब उन्होंने इंडिया के बारे में जो कहना स्टार्ट किया, उन्होंने पहले किसके बारे में स्टार्ट किया? जो साउथ एशियन रीजन है ना, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में बोला कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इंटीग्रेटेड, कि साउथ एशिया जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिविलाइजेशन है। इंटीग्रेटेड मतलब जो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ, ठीक है। बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड रिलीजन, और मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो है वो सिमिलर रिलीजन्स पाए जाते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस इन लोगों के मतलब एक दूसरे को जोड़ते हैं, एंड ब्लड टाइज, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री लार्जेस्ट कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी बात की, जो हिस्टोरिकल मेमोरीज़ भी शेयर करते हैं। मतलब आपको पता है ना, बांग्लादेश इंडिया से निकला हुआ है, पाकिस्तान इंडिया से निकला हुआ है। तो जो सुब्रमण्यम है ना, उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बात की है, जो हिस्टोरिकल जो है वो मेमोरीज़ भी शेयर करते हैं। येट द वैल्यू
underlying the Indian statehood out in contrast to those espoused by several of its neighbors। अब आप एक वर्ड मीनिंग लिखिए, आप वर्ड मीनिंग लिखिए एस्पाउस्ड। एस्पाउस्ड का मीनिंग होता है सपोर्ट करना या फिर किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है येट, लेकिन येट का मतलब होता है हालांकि द वैल्यूज अंडरलाइंग द इंडियन स्टेटहुड आउट इन कॉन्ट्रास्ट टू दोस एस्पाउस्ड बाय सेवर ऑफ, मतलब इंडिया की जो अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंडिया की जो मतलब वैल्यूज़ है ना, इंडिया के जो कल्चर है ना, वो जो दूसरी का आउट का मतलब क्या होता है अलग होना, तो वो क्या है, वो अलग है कौन सी कंट्री से, दोज एस्पाउस्ड बाय सेवरल ऑफ इट्स नेबर, मतलब जो उनके नेबर्स की जो वैल्यूज़ हैं कल्चर है ना, इंडिया के जो कल्चर हैं जो नॉर्म्स हैं उनसे जो है वो कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। इस बारे में बात की है। एस्पाउस का मतलब क्या होता है अडॉप्ट करना, मतलब दूसरी कंट्रीज़ ने जो वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया है ना, इंडिया के जो कल्चर है उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद दीज वैल्यूज़ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिज्म, फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी वर नॉट मैटर्स ऑफ चॉइस फॉर इंडिया, दे वर कंपल्शंस इफ इंडियन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर टू बी प्रिजर्व्ड। आगे सुब्रमण्यम साहब ने क्या बोला है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, सेक्युलरिज्म मतलब सेकुलर क्या मतलब क्या होता है सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सारे रिलीजन जो है वो एक हैं, ठीक है, मतलब एक समान है। डेमोक्रेसी है, और जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब होता है कि स्टेट का भी अपने ऊपर जो है वो अधिकार है, ठीक है। सेंटर जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगी, स्टेट्स की जो है वो अपनी इंटीग्रिटी है। लिंग्विस्टिक हो गया, जो लैंग्वेज की जो ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया को ये चूज़ करना है, ये कंपल्सन है इंडिया के लिए, मतलब ये ज़रूरी है इंडिया के लिए, अगर इंडिया ने जो है अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है वो प्रिजर्व करना है, मतलब अगर बचा के रखना है। ये किसने बोला है, सुब्रमण्यम साहब ने। उसके बाद इंडिया परस्यूड these values because they were not just imported western values but because they were observed and internalized during India's century long freedom struggle। तो ये क्या है ना, इंडिया परस्यूट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का पीछा करना, तो इंडिया इन वैल्यूज़ को जो है वो मतलब या फिर किसी चीज़ को लेना, तो इंडिया जो है वो इन वैल्यूज़ को जो है वो मतलब लेती है, बिकॉज दे वर नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट वेस्टर्न वैल्यू, इसीलिए नहीं लेती है क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज से ली हुई है, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से ली हुई है, इसीलिए नहीं लेती है, बट बिकॉज दे वर ऑब्जर्व्ड एंड इंटरनलाइज ड्यूरिंग इंडियाज सेंचुरी लॉन्ग फ्रीडम, क्योंकि इंडिया ने जो है ना इन सब वैल्यूज़ को जो है ना वो ऑब्जर्व कर लिया है। किस टाइम ऑब्जर्व किया, जब इंडिया जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जब लड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी वॉज नो मोर एन इम्पोर्ट दैन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इन इंडिया विच हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग इट्स डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड ऑब्जर्विंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउटसाइड। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो पूरी तरह से मतलब इम्पोर्ट नहीं की गई है, ठीक है। अगर हम लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो होती है, जो क्रिश्चियन जो धर्म है, अगर उनके साथ हम लोग कंपेयर करें ना, तो डेमोक्रेसी जो है वो हमने इंपोर्ट नहीं की है, मतलब पूरी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया है डेमोक्रेसी को। इंपोर्ट मतलब क्या होता है दूसरी कंट्री से लेना, ठीक है। तो विच हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग इट्स डोर्स एंड विंडोज ओपन फ्रॉम एंड ऑब्जर्विंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउट। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, ये जो इस्लाम है ना, इनके जो डोर है ना वो ओपन रहते हैं, और जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो है वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैड एंडोर्ड का मतलब क्या है, टिके रहना, endured of its enormous capacity to observe, internalize, modify and transform and yet retain its personality। तो इंडिया क्या है ना, इंडिया जो है मतलब इंडिया टिकी रही, क्यों टिकी रही, मतलब इंडिया जो है वो अभी तक एंड्योर्ड है, मतलब टिकी हुई है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज ऑफ इस एनोरोमस कैपेसिटी टू ऑब्जर्व, क्योंकि इंडिया की जो कैपेसिटी है ना ऑब्जर्व करने की, इंटरनलाइज करने की, मॉडिफाई करने की, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव लाने की, एंड येट रिटेन इट्स पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको रिटेन रखने की, बचाए रखने की, इसी वजह से जो है वो इंडिया एंडोर्ड है, मतलब अभी तक जो है वो स्टेबल है। इन द 19th सेंचुरी ए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इमर्ज्ड इन दी वेस्टर्न यूरोप। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न यूरोप में जो है वो आ गई थी। दे वर एक्सेप्टेड ऑन एन एक्लेक्टिक बेसिस इन इंडिया। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है, किसी से जो है वो कुछ चीज़ें लेना, तो इंडिया में जो है ना इसको एक्सेप्ट किया गया, मतलब कुछ सोर्सेज जो थे वो वेस्टर्न की जो डेमोक्रेसी थी वहाँ से लिए गए, ठीक है। हैंड्स लोकल गवर्नमेंट, फ्री प्रेस, ट्रेड यूनियन राइट्स, लिबरल डेमोक्रेटिक, मल्टी पार्टी कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है वोटिंग का राइट होना, जो मतलब बिना विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी किसी के साथ भेदभाव किए बिना सभी के पास जो है वो वोटिंग का राइट होना, उसको बोलते हैं
अडल्ट सफरेज, ठीक है, मल्टी पार्टी कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, अडल्ट सफरेज, सेकुलर आउटलुक एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेट एज ए व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट बिकम प्लैंक्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। प्लैंक का मतलब क्या होता है, सहारा बनना। तो इसकी वजह से जो क्या हुआ है ना, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो प्रेस का फ्रीडम है, जो ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, ठीक है, जो भी अडल्ट सफरेज है ना, या फिर जो सेकुलर आउटलुक है, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट एज ए व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट, और स्टेट को एक्सेप्ट करना कि ये एक मतलब व्हीकल है डेवलपमेंट का, बिकम प्लैंक इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये क्या एक सहारा बन गया, ठीक है। कब बना सहारा, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। उसके बाद दी representational system of government in India was the envy of most of the developing world। एनवी का मतलब क्या होता है, जलना, मतलब ईर्ष्या करना। तो जो रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मतलब एनवी है, मतलब दुश्मन है या फिर जेलस है जितनी भी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ठीक है। एज वॉज दी टोटली ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है ना वो पॉलिटिक्स से बाहर हैं, ठीक है, वो मतलब पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट है। एंड द क्रिटिकल रोल ऑफ द इंडियन प्रेस, और इंडियन जो प्रेस है ना, मीडिया है, उसका जो क्रिटिकल रोल है ना, उसकी वजह से जो कंट्रीज है ना वो इंडिया से जो है वो घृणा करती हैं, ठीक है, जलती हैं। उसके बाद है इंडिया एज ए यूनिटी। अब जो के सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने इंडिया को एज ए यूनिटी मतलब एक साथ जो जुड़ा हुआ उसके बारे में बात की है। Some of India's neighbors, supported by section of Western scholarship, questioned the very concept of Indian integrity and unity। इंडिया के जो कुछ नेबर हैं ना, पड़ोसी हैं ना, जो कि वेस्टर्न स्कॉलरशिप मतलब उनको सपोर्ट मिलती है वेस्टर्न कंट्री से, वो क्वेश्चन करते हैं इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम इंडिया वॉज नेवर यूनाइटेड बिफोर द ब्रिटिश ब्रॉड द होल कंट्री अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो उनका क्या कहना है, जो इंडिया के पड़ोसी हैं, कि इंडिया जो है वो कभी भी यूनाइटेड नहीं थी, मतलब एक साथ नहीं थी ब्रिटिश के आने से पहले, ठीक है। ब्रिटिश ने जो है वो इनको पूरी कंट्री को जो है वो एक साथ लाया है अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये किसका कहना है, इंडिया की जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। बट वॉज ओवरलुक्ड बाय दिस skeptics was the 3 or 4 centuries ago there were no nation states anywhere in the world। लेकिन ओवरलुक्ड का मतलब क्या है, अनदेखा करना, ठीक है। तो ये जो स्केप्टिक्स है ना, स्केप्टिक्स का मीनिंग आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है। स्केप्टिक्स का मीनिंग होता है डाउट्स, मतलब संदेह। तो इन कंट्रीज़ के जो ये डाउट्स हैं ना, इन्होंने क्या किया है, बट वॉज ओवरलुक्ड बाय दिस स्केप्टिक्स। ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखा करना, स्केप्टिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, डाउट्स। तो ये जो डाउट्स है ना, इनमें क्या अनदेखा किया है इन कंट्रीज़ ने। 3 से 4 सेंचुरीज एगो कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, ठीक है, कोई भी नेशन नहीं था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने अनदेखा किया है। सिर्फ ट्राइब थे, प्रिंसिपैलिटीज़ थी, प्रिंसिपैलिटीज़ होती है जिनको प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो रूल करती हैं, डचीज़ थे, किंगडम से, और अम्पायर थे, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर दिया है इन कंट्रीज़ ने इंडिया पे क्वेश्चन उठाने से पहले। हाउ एवर एट दैट स्टेज इन दी वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया देयर वॉज वाइड साइड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे इंडिया को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता था इंडिया के बाहर, ठीक है। किस नाम से, इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, एज ए यूनिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो इंडिया को जो है ना उस टाइम पे भी जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता था हिंदुस्तान के नाम पे, जब कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ए चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। द वेस्टर्न नेम्ड द ओशन अराउंड द इंडिया एज द इंडियन ओशन। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया था ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने क्या किया था, इंडिया का नाम दिया था। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो ओशियन है इंडिया के अराउंड, उसको इंडियन ओशियन का नाम दिया था। बी इट दी एंटिटी आह सेथु हिमाचलम, इसका मतलब क्या होता है, कन्याकुमारी टू हिमालयास। इन दी पीपल्स माइंड, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सर्वभौमा लॉर्ड ऑफ द अर्थ हु हैड परफॉर्म्ड अश्वमेधा, द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, द अशोका एडिक्ट्स एंड द मट्स ऑफ आदिशंकर, the concept of India as a cultural civilization unity differentiated from its surrounding was several millennia old and formed on the basis of our nationhood। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि मतलब इंडिया को जो है वो मतलब कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक जो है वो लोग जानते थे, ठीक है, लोगों के दिमाग में थी ये चीज़ें। लोगों को ये भी सर्वभूमि का जो कंसेप्ट है, लॉर्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, जो अश्वमेधा, जो रामायणा, जो महाभारत, जो अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, उसके बाद जो आदिशंकरा के जो मट्स हैं, जो इंडियन कल्चर
एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है ना, ये इसने क्या किया, ये एक बेसिस बना इंडिया का जो नेशन हेड है ना उसको फॉर्म करने में, ठीक है। वेरी फ्यू प्रेजेंट डे नेशन स्टेट्स इन दी वर्ल्ड कुड क्लेम सच ए सॉलिड एंड एंड्योरिंग बेसिस फॉर देयर नेशनहुड। मतलब दुनिया में ऐसी कुछ ही कंट्रीज़ है ना जो क्लेम करती हैं सच ए सॉलिड एंड एंड्योरिंग बेसिस फॉर देयर नेशनहुड। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो नेशनहुड का बहुत ही कुछ कंट्रीज़ जो है वो क्लेम करती हैं, मतलब बोलती हैं कि हमारा जो कंट्री का बेसिस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद इट इज़ सच शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज दैट वाइंड ए पीपल टुगेदर एज ए नेशन, नॉट लैंग्वेज एंड नॉट रिलीजन। तो आगे जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला है, उन्होंने, सॉरी सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, के जो सुब्रमण्यम है उन्होंने क्या बोला है कि ये जो हिस्टोरिकल मेमोरीज़ है ना, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो एक साथ बांधा हुआ है, ठीक है। द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन, ठीक है, ना कि लैंग्वेज ने या फिर रिलीजन ने, ठीक है। किसने बांधा हुआ है, हिस्टोरिकल मेमोरीज ने। द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन हैव टू बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल टू बी फॉर्मुलेटेड एंड सस्टेन्ड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो आगे वो क्या बोलते हैं कि जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है ना वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों के बीच में, ठीक है। टू बी फॉर्मुलेटेड एंड सस्टेन्ड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, और उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेशनहुड बाय इटसेल्फ इज ए सेकुलर पॉलिटिकल कंसेप्ट विच हैज़ टू बी बेस्ड ऑन टेरिटोरियलिटी एंड ए विजन ऑफ सोसाइटी प्रपोज टू बी बिल्ट। तो नेशन जो है ना वो खुद ही एक सेकुलर पॉलिटिकल कंसेप्ट है। सेकुलर मतलब सारे रिलीजन जो है वो बराबर है। विच हैज़ टू बी बेस्ड ऑन टेरिटोरियलिटी, टेरिटोरियलिटी मतलब क्या होता है, जो आपकी सीमा हो गई, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब होता है अपने एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट करना। तो जो नेशन की जो बेस है ना, ठीक है, वो किसके ऊपर होना चाहिए, टेरिटोरियलिटी के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको जो है वो अपना एरिया जो है वो प्रोटेक्ट करना है। एंड द विजन ऑफ ए सोसाइटी प्रपोज टू बी बिल्ट, और मतलब जो विजन है ना सोसाइटी का, ठीक है, उसको जो है वो तैयार करना चाहिए, ठीक है। हार्किंग बैक, हार्किंग बैक का मीनिंग क्या होता है, टू टर्न बैक टू दी अर्लियर टॉपिक, मतलब किसी जो पहले का टॉपिक हुआ है उसके ऊपर वापस जाना। हार्किंग बैक टू सोशल मोर्स, मोर्स का मीनिंग क्या होता है, रीति रिवाज, ठीक है। तो एंड सोसाइटल वैल्यूज ऑब्टेनिंग सेवर सेंचुरीज अगो एंड कन्फ्यूजिंग दैम विद द एटर्नल वेराइटीज़ ऑफ रिलीजन कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट्स। तो क्या करना, मतलब पिछले जो रीति रिवाज हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर वापस जाना और उन्हें जो है वो कंफ्यूज करना जो एटर्नल वैराइटीज़ हैं। एटर्नल वैराइटीज़ का मतलब क्या हुआ है, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनके साथ उनको कंफ्यूज करना। कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट, ये जो है ना वो बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता है मॉडर्न नेशन स्टेट्स के लिए, ठीक है। मतलब जो अभी के नेशन है ना उनको, उनके जो पुराने रीति रिवाज है ना उनको, मतलब उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आज का जो मतलब चल रहा है, आज की जो मॉरल वैल्यूज़ है ना उनके साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ओनली फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के लिए नहीं है। मतलब लोग जो है ना वो आज भी जो है वो अपने जो पुराने रीति रिवाज है ना उनको जो है वो उनको देख देख के जो है वो लड़ते हैं और कोई भी जो चेंज आनी होती है ना उसको रोकते हैं, ठीक है। विद इन इंडिया टू we face problem of conflict between those who would like to build social, political and economic structures and processes on the basis of continuity involving knowledge, and those who would like to free such evolution, arguing that societal structure and processes should be based on traditions, scriptures and belief system formulated centuries ago। तो यही लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में भी जो है ना इस चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं। किन किन के बीच में, दोज हु वुड लाइक टू बिल्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब उन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं जो लोग क्या करना चाहते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअली इवॉल्विंग नॉलेज। मतलब इवॉल्व का मतलब क्या होता है, चेंज होना, मतलब गति आना, डेवलपमेंट होना। तो जो अभी नॉलेज है ना, जो मतलब उसके बेसिस पे जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहते हैं उनके बीच में। एंड दोज हु वुड लाइक टू फ्री सच एवोल्यूशन, और उन लोगों के बीच में जो इस एवोल्यूशन को, मतलब ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको रोकना चाहते हैं, ये चेंज हो रही है उसको रोकना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में जो है वो इंडिया में भी जो है वो कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, आर्ग्यूइंग दैट सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। तो ये लोग जो है वो आर्ग्यू क्या करते हैं कि जो भी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं ना, वो ट्रेडिशंस के ऊपर बेस होने चाहिए, स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस होने चाहिए, एंड बिलीफ सिस्टम फॉर्मुलेटेड सेंचुरीज हो, और उन बिलीफ्स पे होने चाहिए जो सिस्टम जो है वो मतलब कई सेंचुरीज पहले आया था। मतलब ये लोग जो है ना वो चेंज को रोकते हैं, ठीक है।
It is essentially a struggle between integration towards a universalized and internationalist society or one world concept and fragmentation based on one group's difference with the rest arising out of an innate fear and an ability to cope with the world at large। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो स्ट्रगल है ना, वो ये जो संघर्ष है वो किस किस के बीच में है, बिटवीन इंटीग्रेशन टूवर्ड्स ए यूनिवर्सलाइज्ड एंड इंटरनेशनली सोसाइटी, या फिर जिसको बोलते हैं वन वर्ल्ड कंसेप्ट, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही है, इन लोगों के बीच में एक स्ट्रगल है, एंड फ्रेगमेंटेशन, और जो डिवाइड हुआ है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीज़न होना, किसके बीच में, वन ग्रुप्स डिफरेंसेस, मतलब जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा है। मतलब कुछ लोग जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक ही जो है वो फैमिली मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, वन वर्ल्ड कंसेप्ट, मतलब जो दुनिया जो है वो एक ही है, और उन लोगों के बीच में जो है वो जो ग्रुप्स को जो है वो डिवाइड करते हैं, मतलब जो डिवीज़न पे विश्वास करते हैं, इन दोनों के बीच में जो है स्ट्रगल है, विद द रेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ एन इनेट का मतलब क्या होता है, जो जन्मजात का जो डर है ना, एंड इनएबिलिटी टू कोप विद द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है वो किस चीज़ से अराइज होती हैं कि इनेट फियर ऑफ एंड इनिबिलिटी टू कोप, मतलब दूसरों के साथ जो है वो वर्ल्ड के साथ जो है वो कोप करना, मिलके काम करना एट लार्ज स्टेज। तो इन लोगों के बीच में जो है वो झगड़ा है। अब की टू को एग्जिस्टेंस, मतलब हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बताया हुआ है के सुब्रमण्यम ने, फ्रॉम द अबव फ्लोड द अल्टीमेट कीज टू को पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ऊपर में जो हमने बातें लिखी हुई है ना, वहीं से हम लोग जो है वो बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया शुड ग्रो इन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल टर्म्स एंड एज इट डज़, तो इंडिया को जो है ना वो ग्रो करते रहना है टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है, जैसे इंडिया ग्रो कर रही है। इट्स नेबर्स विल एडजस्ट देमसेल्फ टू द इंडियन रियलिटी, तो इंडिया के जो नेबर्स हैं ना उनको जो है वो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे इंडिया है, ठीक है, उस इंडियन रियलिटी के हिसाब से। एंड स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वोकिंग चाइना एंड अदर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स एज काउंटरवेलिंग फैक्टर, और उन्हें क्या करना होगा, जो चाइना के हिसाब से, मतलब इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है, किसी को बीच में लाना, तो उनको जो है वो चाइना को जो है वो मतलब इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हमें चाइना को बीच में लाना है, ठीक है। एंड अदर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, और बाकी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है ना उनको एज ए काउंटरवेलिंग फैक्टर के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब उनका सहारा नहीं लेना चाहिए इंडिया को जो है वो काउंटर करने के लिए, ठीक है। दिस विल बी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब ये एक लंबी प्रोसेस है। इंडिया शुड डेवलप इट मिलिट्री पावर इन ऑर्डर टू शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम द टर्बुलेंस अराउंड इट। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, अशांति, ठीक है, अनपीसफुलनेस, मतलब शांति नहीं होना। तो इंडिया को जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, अगर उसको अपने आप को बचाना है टर्बुलेंस से, मतलब अशांति से, अराउंड इट, ठीक है। एंड बी रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर ऑफ दिस स्टेज ऑफ कोएर्सिव डिप्लोमेसी। कोएर्सिव का मतलब क्या होता है, जो फोर्सफुल डिप्लोमेसी है ना, जो कूटनीति है, उससे इंडिया को जो है वो लड़ने के लिए जो है वो तैयार होना पड़ेगा। इंडियन डिप्लोमेसी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स एड प्रोग्राम्स, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शन should place less emphasis on its South Asian neighbors and focus more on relation with China, USSR and United States, the industrialized world, South East Asia, West Asia and Africa। इंडिया को जो है ना वो अपने जो रिलेशन है ना वो साउथ एशियन नेबर्स को छोड़ के किस पे फोकस करना चाहिए इंडिया को, चाइना पे, रशिया पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे और वेस्ट एशिया और अफ्रीका, इन कंट्रीज़ पे इंडिया को जो है वो फोकस करना चाहिए। इंडियाज़ नेबर्स स्पेशली पाकिस्तान वांट इट टू प्ले ए वेरी लो की रोल इन दी साउथ एशियन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन। इंडिया का जो नेबर है ना पाकिस्तान, वो क्या चाहता है कि इंडिया जो है वो बहुत कम रोल प्ले करे, किसमें, सार्क में। आपने सुना है ना सार्क, जो 1985 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, तो वो क्या चाहता है कि इंडिया जो है वो कम रोल प्ले करे इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया शुड डू एग्जैक्टली दैट, इंडिया को भी वही करना चाहिए। एंड एक्साइज एक्सट्रीम पेशेंस टिल सच टाइम एज इट्स नेबर्स रियलाइज हाउ मच इट कैन हेल्प दैम इन देयर नेचर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। इंडिया को भी यही करना चाहिए, इंडिया को भी जो है वो कम रोल प्ले करना चाहिए जब तक उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो ये नहीं समझती हैं कि इंडिया जो है वो उनको कितना हेल्प कर सकता है नेशन बिल्डिंग में, ठीक है, या फिर कितना हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, रेसिप्रोसिटी इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन इश्यूज such as river waters and the use of
नेचुरल रिसोर्सेज। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये जो क्या है ना, रेसिप्रोसिटी है ना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना नेशन बिल्डिंग के लिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉपरेशन के लिए। कौन से, जैसे रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स चलते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। बट वंस प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इज एक्सेप्टेड, मतलब जब ये प्रिंसिपल जो रेसिप्रोसिटी का है कि एक दूसरे की हेल्प करनी है नेशंस को, जब ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो गया ना, इंडिया शुड गो दी एक्स्ट्रा माइल एंड बी जेंडरस। इंडिया को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा माइल्स जाना चाहिए, ठीक है, और क्या है, और ज़्यादा जो है वो जेनरस होना चाहिए, मतलब काइंड होना चाहिए। रिटन एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज एट डिफरेंट प्लेस, सुब्रमण्यम्स वर्ड्स आर बोथ रीअश्योरिंग एंड कॉशनरी। मतलब उस टाइम पे ये किताब लिखी थी सुब्रमण्यम साहब ने, ठीक है। अभी भी उनके जो वर्ड्स हैं ना वो रीअश्योरिंग है, मतलब इश्योरेंस देते हैं, और कॉशनरी है, मतलब हमें कुछ कॉशन देते हैं, कुछ प्रिकॉशंस देते हैं। एमिडीज द पोलराइज्ड डिस्कोर्स ऑफ आवर टाइम। पोलराइज का मतलब क्या है, बंटना, ठीक है। तो अभी जो क्या है हमारे टाइम्स में जो क्या है, पोलराइज्ड डिस्कोर्स ऑफ आवर टाइम्स, दे आर मोर रेलिवेंट देन एवर, ठीक है। तो मतलब हमारे टाइम पे जो उनके उपदेश है ना, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबव ऑल दे अंडरस्कोर द इन extra cable linkage between the foundational and values underpinning India's nationhood and the great power status that India legitimately aspires for। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, जांच करना। इंडिया के जो लिंकेजेस है ना फाउंडेशनल वैल्यूज़ के, उनकी भी जो है वो जांच करते हैं, ठीक है। और इंडिया को अंडरपाइनिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना इंडिया नेशनहुड एंड द ग्रेट पावर स्टेटस दैट इंडिया लेजिटिमेटली। और इंडिया जो ग्रेट पावर बनना चाहती है ना, उसके लिए भी जो है वो इंडिया को क्या करते हैं, मजबूत बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और फटाफट जाके इसको 2-3 बार खुद से रीड करो, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ मेरे से समझ आने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। द हिंदू थोड़ा टफ वर्ड यूज़ करता है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीडीएफ से 1-2 बार पढ़ो, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखो, सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिसको भी अच्छा लगता है बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।